नमस्कार फ्रेंड। आज मैं आपके लिए जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न एशियन हिस्ट्री से लेके आई हूँ, जो पार्ट नंबर 2 है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं आपको पार्ट वाइज सारा जीएस प्रोवाइड करवाऊँगी, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त उस दिन यहाँ से ही हमारा रह गया था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का थोड़ा पार्ट हुआ था। और अब अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त का प्रधान कौटिल्य चाणक्य था। पूछता है चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो कौटिल्य चाणक्य था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से निर्मित था। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो मैं आपको कम समय में ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अब ये देखो, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया, ये क्वेश्चन आता अशोक ने कराया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था। अशोक द्वारा निर्मित शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है परीक्षा में। अशोक का उसके शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम प्राप्त होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कलिंग युद्ध की विजय क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में प्राप्त होता है, ये हमारा 13वें। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित में प्राप्त होता है। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो होती थी उससे सीता कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, समाहर्ता। अब देखते हैं अगला। प्लीज़ आपको डिस्टर्ब हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन था, तक्षशिला था। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। मौर्योत्तर काल। अब देखते हैं अगला काल आता है हमारा मौर्योत्तर काल। तो शुंग तथा कर्ण राजवंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग सम्राट बनने से पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ का सेनापति था। पतंजल पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से शुंग काली राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का साक्ष्य मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र के शासनकाल में अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विनाशक कहा जाता है। जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग यह घोषणा करता है। ठीक है। शुंग वंश का 10वां एवं अंतिम शासक देवभूत था। देवभूत की हत्या करके वसुदेव ने वसुदेव देवभूत का आमात्य था। कर्ण राजवंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। उच्च वर्ण के पुरुष एवं निम्न वर्ण की कन्या के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। ये पूछता है अनुलोम विवाह किसे, तो जो उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह हो जाता है उसे अनुलोम कहता है। इसी प्रकार होता है प्रतिलोम विवाह हमारा, तो इसका उल्टा हो जाता है। तो हमारी उच्च वर्ण की कन्या हो जाती है और निम्न वर्ण का पुरुष, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है। शुंग काल में सांची स्तूप की वेदिका को पत्थर से बनाया गया। भरहुत में विशाल स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ था। अब देखते हैं हमारे दर्शन।
बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह पूछे जाते हैं। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य महर्षि कपिल, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक हमारे महर्षि कणाद हैं। अब देखते हैं अगला राजवंश सातवाहन एवं चैदी राजवंश। ठीक है, सातवाहनों को आंध्र जाति कहा गया है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिंधुक, सिमुक या शिप्रक था। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह उत्कीर्ण है। पश्चिमी तट पर स्थित भड़ोच बंदरगाह को यूनानी लेखकों द्वारा बैरी गाजा कहा गया है। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथगति तथा अप्रतिहत चक्रपादियाँ धारण की थी। ठीक है, अब अगला चलते देखते हैं। अब देखते हैं, सातकर्णी प्रथम ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। हाल ने प्राकृत भाषा में मुक्तक, काव्य ग्रंथ, गाथा सप्तशती की रचना की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रय, आगमान, निलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। आप देखते हैं अगला खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है, खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत कौन है? हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलते हैं, प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियाँ। ठीक है, ये हमारे चलो इनको सही से, प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियाँ। ठीक है, राजवंश हो गए संस्थापक और राजधानी हमारी हो गई। ठीक है, हर्यक वंश बिंबिसार राजगृह राजधानी थी। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन का संस्थापक शिमुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। ठीक है, अब अगला देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है, इसकी राजधानी कांचीपुरम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह प्रथम, राजधानी वातापी। राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग संस्थापक था, राजधानी मान्यखेत। ठीक है, अब अगला देखते हैं हिंद यवन आक्रमण। ठीक है, हिंद यवन आक्रमण। तो बैक्टीरिया के स्वतंत्र यूनानी राज्य का संस्थापक डायोडोटस था। डेमेट्रियस प्रथम ने भारत में साकल को अपनी राजधानी बनाया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंद यवन शासक मिनांडर था। मिनांडर की राजधानी साकल सियालकोट थी। गार्गी संहिता में कहा गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किससे सीखी? यूनानियों से सीखी थी। ठीक है, अब अगला फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको सबको रट लेते हैं तो आप जीएस में बहुत अधिक से अधिक कर पाएंगे। ठीक है, मिनांडर को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। हिंद यवनों ने भारत में आकृति युक्त सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। हिंद यवनों को भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त है। भारत का प्रथम शक विजेता कौन था? भारत का प्रथम शक विजेता कौन था? मेऊस था। भारत का प्रथम शक विजेता मेऊस था। भारत का प्रथम शक विजेता मेऊस था। अब चलते हैं अब अगले वंश पे। कौन सा वंश है हमारा? कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण राजवंश। ठीक है, अब इस पे कम से कम समय में अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो बार बार रिवाइज कीजिए, यहीं से आपको सारा कवर हो जाएगा। कुषाण राजवंश। कुषाण यूची जात के थे। ठीक है, कुजुल कड़फिसेस ने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। विम कड़फिसेस ने माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। कनिष्क ने मतलब शक संवत का प्रारंभ हुआ, ये कनिष्क के शासनकाल में 78
ईस्वी में हुआ, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। विक्रम एवं शक संवत ने 135 वर्ष 57 ईसा पूर्व प्लस 78 ईस्वी का अंतर है। मतलब इसमें पूछता है कि मतलब अंतर कितने साल का है, तो इसमें 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 57 ईसा पूर्व प्लस 78 ईस्वी को हम जोड़ देते हैं तो 135 वर्ष आ जाता हमारा। ठीक है, राजतरंगिणी से ज्ञात होता कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। महाराज राजाधिराज देवपुत्र की उपाधि कनिष्क ने धारण की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पार्श्वनाथ, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन एवं चरक जैसे विद्वानों को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। कनिष्क के काल में महायान बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ। कनिष्क के राज्य की 2 राजधानियां पुरुषपुर एवं पेशावर तथा मथुरा थी। ठीक है, पुरुषपुर को ही पेशावर बोलते हैं और मथुरा थी, पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा थी। प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय कनिष्क को प्राप्त है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था, आता है क्वेश्चन, कनिष्क ने आरंभ करवाया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। सोने का सिक्का सर्वप्रथम कुषाण शासक भीम कडफिसेस ने जारी किया। ये बहुत ही कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम किस कुषाण शासक ने जारी किया। ठीक है, और किस शासन काल में जारी किया गया, ये पूछा था। कुषाण शासन काल, मतलब शासक ने कुषाण शासन काल में भीम कडफिसेस के द्वारा जारी किया गया था। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। शक संवत 78 ईस्वी में से प्रारंभ किया गया, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया गया। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। गांधार शैली कला के लिए कुषाणों के समय में सर्वाधिक विकसित हुई। गांधार कला भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण है। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। ठीक है, अब ये हमारे कवि, विद्वान और मतलब संरक्षक शासनकाल, किसके शासनकाल में, मतलब कौन सा कवि या विद्वान रहता था। ठीक है, अब देखते हैं। हरिशेन समुद्र गुप्त के शासनकाल में रहता था। ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में रहता। नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल के विद्वान थे। चरक कनिष्क के शासनकाल में विद्वान थे। ठीक है, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में विद्वान थे। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान के मतलब संरक्षक या शासनकाल में विद्वान थे। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन मतलब उनके शासन काल में थे। ठीक है, अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं संगम युग पे आ गए। ठीक है, सुदूर दक्षिण में नवपाषाण युगीन संस्कृत के बाद जिस संस्कृत का प्रारंभ हुआ उसे महापाषाण युगीन संस्कृत कहा जाता है। महापाषाण युगीन संस्कृत के लोग काले एवं लाल रंग के मृदभांड प्रयोग करते थे। संगम शब्द से आशय परिषद या गोष्ठी से है। प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में किया गया था। अगस्त ऋषि ने प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड, ये जो वीडियो मैं आपको दे रही हूँ, इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, आपकी जीएस में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। अब एक बार करके तो देखिए आप। अगस्त ऋषि ने प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। तृतीय संगम की स्थापना उत्तरी मदुरा में हुई थी। तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे। कुरल मुप्पाल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघुवेद माना जाता है। शिल्पाधिकारम, मणिमेकले तथा जीवक चिंतामणि प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इलंगो आदिगल ने शिल्पाधिकारम यानी कि नूपुर की कहानी की रचना की थी। ठीक है, शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड माना जाता है। चोल, चेर एवं पांड्य राज्य के राजकीय चिन्ह क्रमशः बाघ, धनुष एवं मछली थे। चोलों की प्राचीनतम राजधानी उत्तरी मनलूर थी। करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार नामक बंदरगाह
की स्थापना की थी। तमिल राज्य का प्राचीन देवता मुरुगन था। दक्षिण भारतीय मान्यता अनुसार मुरुगन का प्रतीक कुक्कुट मुर्गा है। अब आते हैं गुप्त वंश पे। ठीक है, गुप्त वंश पे। गुप्त वंश के शासन की अवधि 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक है। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। कन्नौज का पुराना नाम महोदय नगर था। समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। इलाहाबाद का स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंध है। हूणों का आक्रमण गुप्त शासकों के समय में हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्र नामक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत मुद्रा चांदी के सिक्के जारी करने वाला। देखते हैं, अगले पे चलते हैं। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। गुप्तकालीन आचार्य सुश्रुत अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ये पूछता है बहुत बार कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। प्राचीन भारत में गुप्त वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को रुपये कहते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? रुपये कहते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक जातक के हैं। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। वैनसांग सम्राट हर्ष के समय में भारत आया था। अब पूछता है वैनसांग किसकी, तो वैनसांग अभी एक आप ट्रिक अपना सकते हैं। हा से वैनसांग हो गया, हा से ही हर्षवर्धन हो गया, तो हा से याद रखिए, हा से वैनसांग, हा से हर्षवर्धन के समय काल में आया था। वैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, वैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? ये बिहार में स्थित है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन गुप्तोत्तर भारत पे। ठीक है, अब देखते हैं गुप्तोत्तर भारत। वर्धन राजवंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत हर्षचरित है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना। हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाया था। हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। वैनसांग ने हर्ष को पंच भारत का स्वामी बताया है। पंच भारत से तात्पर्य पंजाब, गौड़, कन्नौज, मिथिला और उड़ीसा है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। गौड़ शासक शशांक ने बोधगया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था। भास्कर वर्मा कामरूप असम का शासक था। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों की एक विशाल सभा कन्नौज में आयोजित की थी। प्रयाग के संगम क्षेत्र में हर्ष प्रति 5वें वर्ष एक समारोह महामोक्ष परिषद आयोजित करता था। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं। प्रयाग के छठे समारोह में वैनसांग भी उपस्थित था। ठीक है, वैनसांग ने मूल स्थान पूर्व में सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामनी का साक्षात हर्ष कहा है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामनी कहा गया है। ठीक है,
चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने भारत प्रवास के दौरान 2 बार नालंदा आया। ठीक है, ह्वेनसांग भारत प्रवास के दौरान 2 बार नालंदा आया। ठीक है, अब ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सियूकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत का नाम पूछता है तो सियूकी है। उत्तर गुप्त युग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन विश्वविद्यालय नालंदा था। उत्तर गुप्त युग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा था। धर्मपालों ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, अब देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? थानेश्वर थी। ठीक है, अब विक्रमशिला, भागलपुर एवं सोमपुरी पहाड़पुर महाविहारों की स्थापना का श्रेय धर्मपाल को है। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र निवास करता था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल्लाल सेन ने समस्त बंगाल एवं बिहार के ऊपर अपना अधिकार करके गौड़ेश्वर उपाधि धारण की। बल्लाल सेन ने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। लक्ष्मण सेन ने पूर्वी काशी तथा प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किए थे। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन शासक लक्ष्मण सेन थे। ठीक है, अब देखते हैं सेन शासकों की राजधानी नदिया थी। गीत गोविंद किसकी रचना? जयदेव की रचना है। जयदेव धोई हलायुद्ध को लक्ष्मण सेन का संरक्षण प्राप्त था। नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली हर्षवर्धन की कृतियाँ हैं। महाभास्कर एवं लघु भास्कर भास्कर प्रथम की कृतियाँ हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रमुख टीकाकार विज्ञानेश्वर एवं अपरार्क थे। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये कुछ हमारी यहाँ ऐतिहासिक इमारतें आ गई। ठीक है, ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि देखते हैं अजंता इमारतें, मंदिर और स्थित मतलब कहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, अजंता में एलोरा गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और शांति निकेतन, ये भी बहुत बार पूछा। शांति निकेतन वीरभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर मामल्लपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब ये देखते हैं लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर काला पेगोडा कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर हमारा गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर हैदराबाद कर्नाटक में स्थित है। तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। और रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में स्थित है। जहाँ और वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हमारे कुछ मंदिर हो इमारतें हो गई। मंदिर इनकी स्थिति हो गई कि मतलब कहाँ पर स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत बार पूछता है। ठीक है, एक बार इनको रिवाइज कीजिए आप। और सब यहीं से आता है और कहीं से तो कुछ थोड़ी आता है, बस अच्छे से आप रिवाइज कीजिए एक बार। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला हमारा हो गया। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं बम्बई से समुद्र
में 7 मील उत्तर पूर्व स्थित द्वीप मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा के सेल को काटकर मंदिर बनाने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। ठीक है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ एलोरा में विद्यमान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ स्थित हैं? ठीक है, तो ये एलोरा में स्थित हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मतलब सूर्य मंदिर को काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कम्बोडिया में स्थित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कम्बोडिया में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, देखते हैं। चोलों की राजधानी तंजौर थी। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल में हुआ था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लवों द्वारा निर्मित कराया गया था। श्रीलंका पर विजय चोल शासकों ने प्राप्त की थी। तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। रोमन बस्ती अरिकामेडू से प्राप्त हुई है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोलों तथा राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। प्राचीन साहित्यकार हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। 10 अब देखते हैं, यहाँ कुछ रचनाएं हैं, मतलब प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार दिए। अब 10 कुमार चरितम के लेखक दंडिन या दंडी थे। कुमार समूहों की रचना कालिदास ने की थी। राजतरंगिणी का लेखक कल्हड़ था। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कभी कभी पूछ लेता राजतरंगिणी में कहाँ का वर्णन किया गया, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है। अब देखते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। पंचतत्व का लेखक विष्णु शर्मा को माना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भास्कराचार्य बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। मनुस्मृति मूलतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। मन को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अब देखते हैं, चलते हैं पूर्व मध्यकाल की ओर। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। आल्हा उदल महोबा चंदेल शासक परमर्दी देव के सेना नायक थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदायी थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक थे। पल्लव वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब ये कभी कभी पूछ लिया, पाल वंश के शासक मतलब कौन था, तो धर्मपाल थे। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार से संबंधित था। फ्रेंड, ये आपका हिस्ट्री से जीएस हिस्ट्री का दूसरा भाग है। ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइड कीजिए, तो मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।